चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज है हमारे पास पहला टॉपिक एग्रीकल्चर क्लास 10 से, एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। यानी इंडिया में एग्रीकल्चर को मॉडिफाई करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स गवर्नमेंट ने दिखाए हैं। ठीक है, पहला एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईसीएआर। आईसीएआर क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। यानी इसका काम होता है एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिसी बनाना और उसका डेवलपमेंट करना। सेकेंड वन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट। यानी आज जो राइट नाउ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बन रही हैं या हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, थ्योरीज लगाई जा रही है, वो चीज है। तीसरा हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं जिससे हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को और भी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। फोर्थ वन, वेटनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेक्टर। अब क्या है कि एग्रीकल्चर में जो भी एनिमल हेल्प करते थे, पहले उनके हेल्थ से रिलेटेड या कोई बीमारी उन्हें हो जाती थी, उसका इलाज नहीं होता था। अब गांव गांव पर तुम देखोगे तो वेटनरी हॉस्पिटल खुल चुके हैं, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर खुल चुके हैं, जिससे कि जानवरों की देखरेख ठीक ठाक हो जाती है। तो किसान का जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एनिमल है उसमें उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिल जा रहा है। इंप्रूविंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, और ग्रामीण विकास हो रहा है। सबको तो पता है कि गवर्नमेंट, जब कोई भी गवर्नमेंट पावर में आती है तो वो रूरल एरिया को टारगेट करती है डेवलपमेंट के लिए, और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सुधार हुआ है ये भी एक इंपॉर्टेंट स्किल माना जाता है इन मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर। चैलेंजेस टू इंटरनेशनल कंपटीशन। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर अगर इंटरनेशनल मार्केट में compete करने जाता है तो उसे कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देखिए, नंबर 1 पे आता है विड्रॉल ऑफ फार्मर्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चर। अब सच ये है कि किसान अगर उसके पास 1 लाख रुपए हो तो पूरा पैसा एग्रीकल्चर में नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि उससे डर है कि हो सकता है खराब हो तो पूरा पैसा चला जाएगा। तो पहला रीजन। दूसरा, रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जो लोग पहले, मान लो किसी के पास तुम कर्ज लेने जाओ और उससे कहो कि मुझे 5 लाख या 1 लाख रुपए कर्ज खेती करनी है, वो तुम्हें नहीं देगा, क्योंकि उससे पता है कि हो सकता है रिटर्न भी हो, नहीं भी हो। ठीक है, तो पब्लिक भी जो इन्वेस्ट कर रही थी ना, इन्वेस्टमेंट जो हो रहा था एग्रीकल्चर, वो भी अब रिड्यूस हो चुका है। सब्सिडी। अब हमने पहले भी समझाया कि सब्सिडी किसी भी चीज के ऊपर अगर बढ़ेगा तो उसका दाम नीचे आता है, पर क्योंकि फर्टिलाइजर्स के ऊपर, खाद्य पदार्थों के ऊपर जो सब्सिडी है वो हाई होते जा रहा है, इसीलिए क्रॉप जो है वो महंगे होते चले जा रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। इंपोर्ट क्या होता है बच्चों? जब बाहर से कोई अनाज देश में आता है उसको इंपोर्ट कहते हैं। तो सरकार ने इंपोर्ट के ऊपर लगने वाला टैक्स कर दिया है कम। बाहर से अनाज आता है सस्ता, टैक्स भी लग रहा है कम, तो इसीलिए बाहर से जो अनाज आ रहा है वो सस्ता पड़ जा रहा है, तो ज्यादा लोग उसको खरीद रहे हैं। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि इंडियन फार्मर को नुकसान हो रहा है। इज इट क्लियर? चलिए, अब आते हैं फूड सिक्योरिटी। देखो, फूड सिक्योरिटी का मेन काम क्या होता है? फूड सिक्योरिटी क्लास 9 आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो फूड सिक्योरिटी का मेन काम ये होता है कि लोगों के लिए फूड अवेलेबल कराना इन ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। चाहे अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो शहर का हो, हर किसी को खाने के लिए अनाज मिले, इस बात की इंश्योरिटी कौन करता है? ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी करता है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी के 2 वर्किंग प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है बफर स्टॉक, दूसरा होता है पीडीएस। यानी वो 2 स्टेप में काम करता है। पहला होता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक में करता क्या है? किसानों से अनाज खरीदता है, उसको स्टोर कर लेता है, और फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू वो लोगों तक उस अनाज को सस्ते में पहुंचा देता है। यानी जो फूड सिक्योरिटी होता है 2 तरीके से काम करता है। एक, पहला स्टेप नंबर 1 बफर स्टॉक, और दूसरा होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब अगर कोई पूछे कि बफर स्टॉक क्या होता है, तो बताना कि बफर स्टॉक में गवर्नमेंट जो होती है वो एमएसपी पर, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी होता है कि हर क्रॉप का एक सपोर्टिंग प्राइस डिसाइड किया जाता है, एमआरपी नहीं, एमएसपी, कि इतना से कम में इस अनाज को नहीं बेचा जाएगा। मान लो राइस के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 20 रुपए किलो एमएसपी, तो वो 25 का बिक जाएगा, वो 27, 28, 30 का बिकेगा, लेकिन एमएसपी से नीचे नहीं बिकता है, उससे कम में वो नहीं देता। ये गवर्नमेंट किसानों की मदद करने के लिए करता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? देखो, जिससे कहा ना कि अगर तुमने अनाज उगाया और तुम्हारा अनाज खरीदने वाला कोई नहीं है, जब कोई नहीं है तो तुम वो अनाज सरकार को बेच सकते हो, एमएसपी पर गवर्नमेंट खरीद लेगी उसको। ठीक है, तो ये होता है बफर स्टॉक। हर डिस्ट्रिक्ट में गोडाउन बनाए जाते हैं, एफसीआई के गोडाउन बनाए जाते हैं, वहां पे किसानों से अनाज स्टोर कर दिया जाता है, और जिस स्टेट में उसकी, जिस डिस्ट्रिक्ट में उसकी जरूरत होती है वहां से उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इज इट क्लियर? चलिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फूड सिक्योरिटी। अगर फूड सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला वही होता है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू कॉमन पीपल एट अफोर्डेबल प्राइसेस। पहला यही होता है कि कॉमन पीपल को अनाज मिले अफोर्डेबल प्राइसेस पर। दूसरा, टू एनेबल द एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड टू पुअर, यानी गरीब लोगों को भी अनाज मिले, इस बात की इंश्योरिटी कौन करता है? फूड सिक्योरिटी करता है। ठीक,
उसके बाद इसका तीसरा काम, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फिक्सिंग एमएसपी, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, एमएसपी ज्यादा अच्छा वैल्यू मिले, एमएसपी का किसानों को उनके अनाज का अच्छा दाम मिले, इस बात की इंश्योरिटी कौन करता है? फूड सिक्योरिटी करता है। ठीक, अगला आते हैं एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता क्या है? जैसा अभी हमने बफर स्टॉक में क्या पढ़ा कि बफर स्टॉक लोगों से अनाज खरीदता है, तो लोगों से अनाज खरीदने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका काम होता है कि किसानों से एमएसपी पे खरीदो और लोगों तक उसको पहुंचाओ, यानी स्टोर करने से पहुंचाने तक काम किसका होता है? एफसीआई का होता है। इज इट क्लियर? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, हालांकि अब एक बात समझने वाली है कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कुछ खास इफेक्ट पड़ा नहीं था। ठीक है, क्योंकि जब यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए थे तो ऑलरेडी इंडिया की खेती बहुत डेवलप थी, और एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी जिसकी शुरुआत भारत से ही हुई है। तो दुनिया की सभ्यता ने हमें एग्रीकल्चर नहीं सिखाया, हमने तो दुनिया को सिखाया है। क्योंकि जब यूरोपियन ट्रेडर्स 19वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी में इंडिया पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि इंडिया के मसाले तब तक दुनिया भर में फेमस थे, दुनिया भर में उसके मसाले बिक रहे थे, इसीलिए ग्लोबलाइजेशन का कुछ खास इंपैक्ट इंडिया के ऊपर नहीं पड़ा। ठीक है, हाँ, एक चीज और हुआ कि जब फॉरेनर्स आ गए तो इंडिया के जो साउथ इंडियन फार्मर थे वो और ज्यादा स्पाइसेस यानी और ज्यादा मसाले ग्रो करने लगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज चैलेंजेस टू इंडियन एग्रीकल्चर। अगर हम लोग बात करते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं, उसमें नंबर 1 पे आता है फार्मर हैज बीन एक्सपोज्ड टू द न्यू चैलेंजेस। अब इंडिया के जो किसान है उनको नए चैलेंज के बिल्कुल ओपन एक्सपोजर में छोड़ दिया गया है, क्योंकि सेकंड पॉइंट पे ध्यान देना, वहां पर लिखा हुआ है कि वो अपने आप को ना एक क्रॉस रोड पे पाते हैं। जब उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना होता है तो पता चलता है कि वो एक चौराहे पे खड़े हैं जहां से उन्हें जाने का कोई रास्ता नहीं पता, कहां जाना है कोई पता नहीं है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, अब सबको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन वैसे तो बहुत फायदेमंद था, एचवाईवी सीड्स की वजह से बहुत फायदा हुआ था, पर इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट था कि बहुत बड़े पैमाने पर लैंड डिग्रेडेशन हुआ था, यानी बहुत सारी जमीन बंजर हो गई थी क्योंकि लोगों ने एक्सेस अमाउंट में एचवाईवी सीड्स को यूज कर लिया था। आई एम रिकॉलिंग दिस वंस अगेन कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन हुआ था, यानी जमीन खराब हो गई थी। क्यों? क्योंकि लोगों ने फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज कर लिए थे। अब ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा नुकसान यूपी और बिहार को हुआ, और पता है इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने आगे चल के किसी भी थियरी को नहीं अपनाया। अब अगले फैक्टर पे ध्यान दोगे तो समझ में आया कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, जीनी रेवोल्यूशन इज अ कीवर्ड इन इंडिया। जीनी रेवोल्यूशन होता है जेनेटिक यूज ऑफ सीड्स, यानी एक ऐसा भी रेवोल्यूशन आया था ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जिसमें सीड्स जेनेटिकल थे, ऑर्गेनिक सीड्स थे, उनसे कोई नुकसान नहीं होने वाला था। पर क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, इसीलिए लोगों ने जीनी रेवोल्यूशन को अडॉप्ट ही नहीं किया। तो दुनिया भर में जीनी रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ, पर इंडिया में इसको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, तो ये भी एक चैलेंज बन के रह गया। ठीक है, अब हमारा एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो इंटरनेशनल मार्केट में इसलिए भी नहीं टिक पाता है क्योंकि वहां पर हाई सब्सिडी क्रॉप मिलते हैं, यानी उनके क्रॉप सस्ते होते हैं, हमारे क्रॉप महंगे होते हैं। और लॉजिकल चीज है कि मार्केट में जब कोई अनाज खरीदने जाएगा तो 100-200 किलो तो खरीदे, उसको 1000-10,000 किलो खरीदना होता है, तो रेट देखेगा ना किस कौन सा देश सस्ता में दे रहा है। मान लो चाइना को उसे सस्ता में सप्लाई करेगा तो इंडिया से क्यों खरीदेगा? दैट इज द रीजन कि इंडिया का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लिमिटेड है। अगला एक और लिमिटेशन है कि इंडिया में आज भी ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज्यादा फेमस है। लोग फर्टिलाइजर्स और केमिकल का यूज करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे खेत खराब हो जाएंगे या बंजर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट वन, डिस्पाइट ऑफ द इरिगेशनल डेवलपमेंट। अब इंडिया में वैसे तो बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, स्टिल इंडिया के लोग आज भी मानसून पे ही डिपेंडेंट है कि बारिश होगी तो खेती होगी, बारिश नहीं होगी तो ये कहेंगे जमीन बंजर हो गया है। इज इट क्लियर? हाई वैल्यू क्रॉप्स, अब देखो हाई वैल्यू क्रॉप्स क्या था बच्चों? हाई वैल्यू क्रॉप का मतलब होता है कि इंडिया के जो किसान हैं वो अपना अनाज जो उगा रहे हैं उसके बदले वो हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाएं, महंगे क्रॉप उगाएं, कॉमर्शियल क्रॉप उगाएं, जिससे दो चीजें होंगी, एक तो उनकी इनकम बढ़ेगी, दूसरा लैंड डिग्रेडेशन भी कम हो जाएगा। अगला चीज ये है कि इंडिया का जो डाइवर्स क्लाइमेट है वो उन्हें हेल्प करेगा इस तरह के क्रॉप को ग्रो करने में। इस तरीके से इंडियन फार्मर जो है वो अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं या अपने क्रॉप्स को हाई वैल्यू क्रॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में दो चीजें ज्यादा जरूरी हैं, एक है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, और दूसरा है व्हाइट रेवोल्यूशन। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में आया था, व्हाइट रेवोल्यूशन 1970 में आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड था।
ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स यूज हुए थे, जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स थे, और व्हाइट रेवोल्यूशन में मदर डेयरी गुजरात ने कंट्रीब्यूट किया था और इससे मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया था। इज इट क्लियर? इसका देखो और है जीनी रेवोल्यूशन, जो 1990 में लाया गया था, पर हालांकि बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ क्योंकि लोगों को पता था कि ग्रीन रेवोल्यूशन का उससे ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। फिलहाल आज के लिए इतना ही।